अभी इसमें हम लोग पॉलीमर में अगला टॉपिक शुरू करते हैं। और जैसा कि तुमको दिख रहा होगा, रबर रबर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो रबर दो फॉर्म में होता है, एक नेचुरल रबर होता है और दूसरा सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर वो रबर होता है जो हम किसी भी रबर प्लांट से प्राप्त करते हैं, और सिंथेटिक रबर वो होता है जिसको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। तो अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे वो नेचुरल रबर की चर्चा करेंगे। और ये इसका मोनोमर क्या है, जैसे कि पीछे भी जान चुके हो, ये आइसोप्रीन मोनोमर होता है। जो इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आइसोप्रीन का। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क ऑफ रबर कॉल्ड लेटेक्स। जो वाइट मिल्क टाइप का रबर के प्लांट से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग लेटेक्स कहते हैं। गोंद की तरह होता है, चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है। उसी लेटेक्स से हम लोग रबर को प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आप पहले ये भी देख लो कि ये आइसोप्रीन है, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। यही पॉलीमराइज होकर पॉली आइसोप्रीन बनाता है, रबर बनाता है। तो ये मोनोमर हुआ, ये पॉलीमर हुआ, ये जानते हो। अब यहाँ पे हेडिंग लगा हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल रबर फ्रॉम लेटेक्स। किसी भी लेटेक्स से जो मिल्की सैप प्राप्त होता है रबर ट्री से, उससे हम नेचुरल रबर कैसे प्राप्त करेंगे? तो पहला पॉइंट तुमको दिखाई दे रहा है कि लेटेक्स इज रबर मिल्क containing about 30% to 45% रबर। लेटेक्स जो होता है वो जो रबर मिल्क जो हम लोग प्राप्त करते हैं, उस रबर मिल्क से प्राप्त किया जाता है, जिसमें 30 से 40% रबर होता है उस पूरे लेटेक्स में, पूरा मिल्क में। समझे ना? सेकंड पॉइंट है कि रबर मिल्क इज़ डाइल्यूटेड विथ वाटर। जो हम रबर का जो मिल्की सैप प्राप्त होता है प्लांट से, उसको हम पानी के साथ डाइल्यूट करते हैं और अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं वैसे ही डाइल्यूट करने के बाद। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि द क्लियर लिक्विड फ्रॉम टॉप इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड टू कोगुलेट द रबर। जो लिक्विड हमको क्लियर लिक्विड ऊपर में टॉप पर जो प्राप्त होता है, उसको हम एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड डालते हैं उसके अंदर में, ताकि जो रबर है वो कोगुलेट हो जाए। कोगुलेट का मतलब होता है जम जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना, गमी मास के रूप में। अब कोगुलेटेड रबर इज़ थोरोली वाश्ड। जो रबर कोगुलेट कर गया है उसको पूरा वाश करेंगे वाटर के साथ, एंड देन पास्ड थ्रू रोलर जो होता है उसके अंदर से पास करेंगे, ताकि रबर का शीट हमको प्राप्त हो जाए। अब पांचवा पॉइंट क्या कहता है? रबर शीट्स आर फाइनली ड्राइड। जो रबर का शीट प्राप्त होगा उसको ड्राई करेंगे एयर में या स्मोक में भी, धुआं में भी उसको हम ड्राई करते हैं। इसलिए इस रबर को हम लोग स्मोक्ड रबर भी कह सकते हैं, जो स्मोक में ड्राई किया जाता है। उसके बाद मेन छठा स्टेप समझने वाली बात है। ड्यूरिंग कोगुलेशन जब हो जाता है रबर मिल्क का एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड से, तो एक रिटार्डेंट जो उसके रेट ऑफ कोगुलेशन को थोड़ा कम करता हो, वो रिटार्डेंट उसमें डालते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, ताकि वो ऑक्सीडेशन रबर का होने नहीं दे। होता क्या है कि रबर ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, तो फिर रबर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फिर वो हमारा रबर बहुत अच्छे यूज के लायक नहीं रहेगा। तो उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एक रिटार्डेंट डालते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। इस तरह से ये जो रबर प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रीप रबर कहते हैं। और इस तरह से आपका ये नेचुरल रबर आपको प्राप्त हो गया लेटेक्स से। लेकिन इस रबर का डिफेक्ट भी है। अब इस रबर का क्या डिफेक्ट है? क्योंकि ये रबर लेटेक्स से प्राप्त हुआ है तो कैन नॉट बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। इसको इंडस्ट्री में डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सीधे सीधे। क्यों? क्योंकि यह सॉफ्ट होता है और स्टिकी मतलब कहीं भी चिपक सकता है ड्यूरिंग द समर। खास तौर से गर्म में स्टिकी चिपचिपाहट टाइप का उसमें आ जाएगा और इट बिकम्स हार्ड, और ये हार्ड हो जाएगा और ब्रिटल मतलब पट टूटना, भूखरा हो जाएगा ड्यूरिंग विंटर, ठंडे में। गर्मी में भी प्रॉब्लम होगा, ठंडे में भी इसमें प्रॉब्लम होगा। और ये ऑयल में स्वेल्स मतलब फूल भी जाता है। ऑयल को लेने पर वो सो कर लेता है ऑयल को, तो वो फूल जाता है। तो इस तरह से
मतलब ये बड़ी इसमें डायरेक्ट इस नेचुरल रबर का इस्तेमाल बड़ी मुश्किल होता है। केमिकल्स ईजिली अफेक्ट नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर को कोई भी केमिकल डायरेक्ट अफेक्ट करता है, किसी भी केमिकल को डालने पर उससे वो नेचुरल रबर रिएक्ट कर लेता है, तब तो फिर इस डायरेक्ट नेचुरल रबर का हम यूज नहीं कर सकते हैं। तब क्या किया जाता है, कंपाउंडिंग ऑफ रबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इस रबर की कंपाउंडिंग किया जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ उसके साथ मिला देना, कोई सर्टेन सब्सटेंस को उस रबर में हमको मिला देना ताकि वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दें, तो डैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग ऑफ रबर। अब कंपाउंडिंग ऑफ रबर में तुमको पहला स्टेप दिखाई दे रहा होगा, रीइंफोर्सिंग एजेंट और हार्डनर्स। इसमें कोई हार्डनर्स या रीइंफोर्सिंग एजेंट डालते हैं ताकि वो उसमें हार्डनेस इम्प्रूव हो जाए। अब इसमें क्या डालते हैं स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो कार्बन का पाउडर डालते हैं, कार्बन ब्लैक, या जिंक ऑक्साइड डालते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, जो उसका हार्डनर का काम करता है। सेकेंड, इसमें सॉफ्टनर भी डाला जाता है ताकि इतना भी हार्ड नहीं हो जाए कि फिर वो बहुत ज़्यादा यूज के लायक नहीं रहे। तो दे आर एडेड टू मेक रबर मोर सॉफ्ट एंड इलास्टिक। इसमें ये डाला जाता है ताकि वो रबर इलास्टिक और सॉफ्ट भी बना रहे। तो इसमें वेजिटेबल ऑयल, स्टेरिक एसिड, पैराफिन ऑयल डाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स डाला जाता है ताकि एयर में, हवा में जिस समय रबर को हम प्राप्त कर रहे थे उस समय एरियल ऑक्सीडेशन उसका ना हो जाए। तो एरियल ऑक्सीडेशन से भी हम उसको बचाते हैं और रबर को मतलब क्षय होने से रोकते हैं। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बीटा नैप्थॉल या फिनॉल डाला जाता है। उसके बाद अगला मेन चौथा स्टेप है वल्कनाइजेशन, जिसको हम आगे का टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी रबर का जो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, मेन इम्प्रूवमेंट कंपाउंडिंग ऑफ रबर जो है वो असल में वल्कनाइजेशन से इम्पोर्टेंट होता है। खाली एक वल्कनाइजेशन नहीं था, चौथा स्टेप में वल्कनाइजेशन है कि हम लोग रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास CO2 के एटमॉस्फेयर में। तो वल्कनाइजेशन से हार्डनेस ऑफ रबर इज इम्प्रूव्ड। और उसमें क्या इस्तेमाल होता है, सल्फर एग्जाम्पल के तौर पर, जो तुमको जान रही है। पांचवा पॉइंट है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब हुआ कलरिंग मैटर। जैसे रबर में बहुत सारा ऊपर से हम पिगमेंट मिलाएंगे जिससे रबर का कलर आएगा। मान लो कि अगर हम जनरली तो तुम रबर को देखते हो ब्लैक, तो ब्लैक इसलिए देखते हो क्योंकि कार्बन ब्लैक होता है। लेकिन रबर अगर वाइट है तो जिंक ऑक्साइड मिलाया जाता है। अगर रबर येलो है तो लेड क्रोमेट मिलाया जाता है। और रबर अगर ग्रीन है तो क्रोमियम का ऑक्साइड मिलाया जाता है। तो इससे पता ये चलता है कि रबर का कलर जनरली तो ब्लैक होता है, लेकिन अलग कलर देने के लिए कौन से पिगमेंट उसमें मिलाएंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का मतलब होता है कि वल्कनाइजेशन जो ऊपर में हम कराएं सल्फर से, उस वल्कनाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ये एक्सेलरेटर हमको इसमें इस्तेमाल करना होता है। तो वो एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, उसके वल्कनाइजेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव कर देना। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बेंजोथायोजोल, जो एक्सेलरेटर का काम करता है। अब अगला है फिलर्स है। क्या है फिलर्स? फिलर्स आर एडेड टू इंक्रीज द क्वालिटी। फिलर्स वो सब्सटेंस है जिसको हम लोग उसमें ऐड करते हैं ताकि वो उसके क्वांटिटी को इंक्रीज कर सके, क्वांटिटी में मतलब अमाउंट में बढ़ोतरी ला सके विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। उसके क्वालिटी को बिना प्रभावित किए हुए उसके क्वांटिटी मतलब उसके अमाउंट को, रबर के अमाउंट को इंक्रीज करे, दैट इज कॉल्ड फिलर्स। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट घट जाती है। क्योंकि रबर मान लो कि पूरा रॉ रबर पूरा प्लांट से उतना नहीं प्राप्त हुआ है, तो उसके अमाउंट को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें फिलर्स डालते हैं। तो फिलर्स में क्या डालते हैं, टेक्सटाइल का वेस्ट डाल सकते हैं, एस्बेस्टस डाल सकते हैं, माइका है, जिप्सम है, टाल्क है, तो ये सब फिलर्स है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग ऑफ रबर। अब ये एक वीडियो पहले हम बना देते हैं।